नमस्कार। राजकुमार प्रकाशन द्वारा आयोजित किताब उत्सव में पधारे हुए सभी। पहला सत्र हमारा शहर हमारा गौरव, जो हमारे शहर भोपाल के गौरव दुष्यंत कुमार जी पर केंद्रित है। दूसरा गीत निरंतर, जो हमारे शहर के बड़े जाने पहचाने कवि गीत चतुर्वेदी पर है। और तीसरा सत्र शब्दों का सफर अजीत पटनेकर जी की किताबों पर आधारित है। सबसे पहले जो सत्र है वो है हमारा शहर हमारा गौरव दुष्यंत कुमार। निश्चित रूप से ये बहुत ऐसा सत्र है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेषकर तब जब दुष्यंत कुमार के ऊपर सबसे अधिकार से बोलने वाले वक्ता डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं। दुष्यंत कुमार रचनावली का संपादन हो या दुष्यंत कुमार के ऊपर कई किताबों का संपादन हो, उनको सुनना बिल्कुल अलग अनुभव होगा हम सबके लिए। हम सब जो दुष्यंत कुमार के प्रेमी हैं, उनकी गजलों के प्रेमी हैं, उनके लेखन के प्रेमी हैं, हम सब के लिए बहुत अलग अनुभव होगा डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी को सुनना। और हमारे साथ डॉक्टर आलोक त्यागी हैं, जो दुष्यंत कुमार जी के सुपुत्र हैं। उनसे पिता के बारे में जानना और पिता दुष्यंत कुमार के बारे में जानना। एक हमारे साथ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि गजलकार, शायर, उपन्यासकार दुष्यंत कुमार के बारे में क्या जानेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास उनके बेटे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं प्रसन्न सोनी, जो बहुत अच्छे नाटककार हैं, रंगमंच कर्मी हैं, जो दुष्यंत कुमार की गजलों का यहाँ पर पाठ करेंगे। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आलोक त्यागी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे साथ प्रसन्न सोनी है। मैं अशोक जी, आप भी मंच पर प्रधान करें। ये पूरा सब जो रचा है, ये आपके ही स्वप्न का ये नतीजा है कि आज भोपाल में इतना अच्छा ये आयोजन हो रहा है। और पिछले 6-7 दिनों से जिस तरह से हम सीहोर बैठकर समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, कोरोना का समय जिसमें लगभग किताबों से हमारी बहुत दूरी हो गई थी, पुस्तक मेलों के आयोजन बंद हो गए थे, सब कुछ शून्य होता जा रहा था। ऐसे में इस तरह का आयोजन लेकर वो भी हमारे शहर भोपाल में आना, तो समूचे भोपाल की ओर, समूचे मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इतने अच्छे आयोजन की परिकल्पना करना और जो सत्र देखे हैं वो सत्र अलग अलग बहुत अच्छे से, बहुत सुगठित तरीके से बनाए गए हैं। दुष्यंत कुमार जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि विजय बहादुर सिंह जी बैठे हैं और उनके होते हुए अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत व्यस्तता होगी। लेकिन हम सब जब भी गजलों की बात करते हैं, जब भी हिंदी गजलों की बात करते हैं, तो एक ही नाम दुष्यंत कुमार जी का सामने आता है। और सबसे उसमें दिलचस्प बात यह है कि एक छोटी सी पतली सी किताब है जिसमें 52 के लगभग गजलें हैं। और वो 52 गजलों से ही एक शायर इतना बड़ा शायर हो गया है कि मुझे लगता है कि भारतीय संसद का कोई भी सत्र उनकी किसी शेर को कोट किए बिना पूरा नहीं होता। कोई बहुत अच्छा भाषण होगा तो उनके किसी भी शेर को कोट किए बिना पूरा नहीं होता। मैं जब छोटा था तो हमारे सीहोर में कवि सम्मेलन बहुत होते थे, तो कवि सम्मेलन के मंचों की शुरुआत एक मुक्तक से होती, और तब मुझे नहीं पता था कि वो मुक्तक किसका है। मैंने अपने कॉलेज की डायरी में लिखा हुआ था कि गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर किया मैंने, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने। बहुत बाद में पता चला कि वो दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। तो एक हिंदी गजल की पूरी परंपरा दुष्यंत कुमार जी से शुरू होती है और उस परंपरा की उंगली पकड़कर बहुत सारे हिंदी शायर और हिंदी में गजल कहने वाले उसके बाद आए। लेकिन उसके बाद भी हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी पंक्तियां हो गई हैं जिनको पढ़े बिना कोई भी बड़ा वक्ता अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, अगर वो व्यवस्था के प्रतिरोध में कहीं कुछ प्रयोग कर बात कर रहा है। तो दुष्यंत कुमार ने हमको प्रतिरोध करने का तरीका सिखाया है, हमें प्रतिरोध करने का सलीका सिखाया है कि इस तरीके से भी विरोध दर्ज किया जा सकता है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। मुझे लगता है कि वो जान आज तक वैसी की वैसी है। समय
52, 53, 60 साल बीत गए हैं। आप आज साय में धूप को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साय में धूप आज के लिए लिखा गया है, जो आज चल रहा है उसी के लिए लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि यही सब है जो किसी शायर को, किसी लेखक को जिंदा रखता है। बहुत कम समय है तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें करके मैं अपने अतिथियों की तरफ मुड़ूंगा। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा प्रसन्न सोनी जी का, जो आज दुष्यंत कुमार की रचनाओं का पाठ करेंगे। रंगमंच से जुड़े हुए हैं और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे उपन्यास का इन्होंने मंचन किया था, काव्य उत्सव का इन्होंने सीधी में मंचन किया था। मेरे लिए भी कुछ अलग अनुभव था कि एक उपन्यास को कैसे मंच पर नाटक की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। 17 वर्ष की आयु से ही रंगमंच से जुड़ाव है, तब से लेकर अब तक ये यात्रा जारी है और देश के प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों राजेंद्र नाथ, रंजीत कपूर, अलकनंदन, अनुराधा कपूर के साथ कार्य करने का अवसर मिला है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रंगमंच के क्षेत्र में आपको जूनियर फेलोशिप मिल चुकी है और सैया भय, कोतवाल, चंदा बेड़नी, ताम्रपत्र, ऐसे बहुत सारे नाटकों का आपने मंचन किया है और नाटक लिखे भी हैं। भंवरा, बड़ा नादान, प्रेम पॉलिटिक्स, कुछ रचनाओं को बिना कुछ उनके शीर्षक पढ़े हुए क्रम से कुछ गाकर और कुछ बोलकर, जिनमें मुझे लगा कि एक धागा सब में लगभग एक जैसा लगा तो थोड़ा कुछ छाट कर बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चिड़वन में आंधियों की बात मत कर, चिड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाँव की जड़ में सड़े हैं, इस समय तो पाँव की जड़ में सड़े हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए। हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायद ये तमाशा देख कर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू न समझेगा सियासत, तो अभी नादान है।
इस कदर पाबंदी मजहब की सदके आपकी, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है। कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं? मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं? हर गजल अब सल्तनत के नाम में बयान है, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा? मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच, लोगों की छत पीट सहलाऊंगा। लंगा कर चलते हुए पापों को कंधा दूंगा। गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। इस समूह में, इन अनगिनत अनचीनी आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने, मैं ये चाहूंगा। मेरी तो आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खींच, जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अनुलंब सागरों में पार फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टट्टी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर रहूंगा। आज वीरान अपना घर देखा, आज वीरान अपना घर देखा, तो कई बार झांक कर देखा। पाँव टूटे हुए नजर आए, पाँव टूटे हुए नजर आए। एक ठहरा हुआ सफर देखा, होश में आ गए कई
कई सपने, आज हमने वो खंडहर देखा। रास्ता काट कर गई बिल्ली, प्यार से रास्ता अगर देखा। नालियों में हयात देखी है, नालियों में हयात देखी है। गालियों में बड़ा असर देखा। उस परिंदे को चोट आई तो आपने एक एक पर देखा। हम खड़े थे कि ये जमीन होगी, हम खड़े थे कि ये जमीन होगी। चल पड़ी तो इधर उधर देखा, चल पड़ी तो इधर उधर देखा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम इसे प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाए, तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाए। अभी यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। ये मुल्क देखने लायक तो है, हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में काला रास्ती नहीं। कौन यहाँ आया था, कौन दिया बाल गया, कौन यहाँ आया था, कौन दिया बाल गया। सोनी घर गहरी में ज्योति सी उजाड़ गया। पूजा की बेटी पर गंगा जल भरा कलश रखा था, पर झुककर कोई कौतूहलवश बच्चों की तरह हाथ डालकर खगा गया। आंखों में तिरा आया सारा आकाश सहज, नए रंग रंगा थका हारा आकाश सहज। पूरा अस्तित्व एक गेंद सा उछाल गया। अधरों में राग, आग मनमनी दिशाओं में, पार्श्व में प्रसंगों में, नृत्य में विधाओं में, सांस में शिराओं में पारा सा ढाल गया। कौन यहाँ आया था, कौन दिया बाल गया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलने चाहिए, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलने चाहिए।
हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। और सचमुच हम लोगों को समय का पता ही नहीं चला कि समय बीत गया। कृष्ण जी की गजलें और आपका ये पाठ सचमुच बहुत अद्भुत। और ये अंतिम गीत ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिरोध की इससे बड़ी कोई कविता हुई नहीं सकती। और जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया, एक बार और जोरदार तालियां। हम सब कृष्ण जी को जानते हैं उनकी रचनाओं से, उनकी गजलों से, उनके उन शेरों से जो कि अब मुहावरे, कहावतों, कोटेशंस की तरह बनते हैं और वो लोग में बिखर रहे हैं। आलोक जी उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं और देश के दो दिग्गज साहित्यकारों से उनका श्रृंगार होता है। डॉक्टर कमलेश्वर जी के दामाद हैं, कृष्ण जी के सुपुत्र हैं। निश्चित रूप से जब इतने बड़े लोगों की छाया होती है तो बहुत सारा अंदर से उभरता है। तो वो भी मुझे जितना पढ़ने को मिला, बाकी लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हैं। विजय बहादुर सिंह जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना बहुत लिखा हुआ विजय बहादुर सिंह जी ने मुझसे कहा कि वो बाइबल लिख रहे हैं, शायद बहुत समय लगेगा उसमें। लेकिन बड़ी मेरी धर्मपत्नी मुझे गजल का गुलेरी कहती है। बहुत ढूंढने पर मुझे आपके जो शेर मिले वो एक तो वो मिला मुझे कि पूरा जो आदमी हो वो आखिर नहीं मिला, धड़ मिल गया अगर तो यहाँ सर नहीं मिला, हर हम सफर पर आज बस मंजिल का जुनून है, हर डग का मजा ले वो मुसाफिर नहीं मिला। एक आध गजल इनकी ऐसी भटकती हुई कहीं किसी चर्चा में पकड़े जाके कि हम लोग नेट के खिलाड़ी हैं, इंटरनेट पर खेल करते हैं, पर लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी हैं, वहाँ की हिंदी पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। कहीं एक इंटरव्यू उन्होंने कुछ बात थी, वो मैं यहाँ पकड़ लाया और मैं उसी को आपके परिचय में प्रस्तुत करता हूँ कि आप कविता के बारे में क्या सोचते हैं। कविता मनोरंजन करती है पर कविता की भूमिका उससे बड़ी है। कविता एक आम आदमी के दुख दर्द में शामिल होती है, ये आलोक जी के शब्द हैं। उसे उसके चारों तरफ के परिदृश्य को समझाने में मदद करती है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। उसका काम यह तो नहीं कि कुछ चमकदार शब्द दे दिए जाएं और उसे कला वीथिकाओं में घुमाया जाए, कलाकारियां दिखाई जाए। कविता की भूमिका बहुत बड़ी है। कुछ बड़े कवियों ने यह काम किया है कि वे लोग ठेठ साहित्यिक दायरे से निकलकर समाज में लोगों तक पहुंचे। उनको लोगों ने भरपूर मान, इज्जत, सम्मान दिया है। अपनी बात को कहने के लिए बार बार उनकी तरफ मुड़ते हैं। ये आलोक जी ने कहीं बोला तो मुझे लगा कि कविता की भूमिका में उनके द्वारा कही हुई चीजें ही शायद उनके परिचय के रूप में प्रस्तुत करूँ और आप लोगों की जोरदार तालियों से उनको यहाँ आमंत्रित करूँ कि वो यहाँ आए और कृष्ण कुमार जी के बेटे के रूप में क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, वो हम सब सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। आलोक जी, बहुत आभार सुधीर इस जबरदस्त परिचय।
अभी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह बाहर बोल रहे थे कि कई बार आप कुछ लिख जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं और बाद में बोल के देखते हैं तो भरोसा ही नहीं होता कि ये आपके नहीं है। तो इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छे तरीके से मैं कविता के बारे में बात कर सकता हूँ, मुझे खुद भरोसा नहीं होता। शुरू करता हूँ। आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, अशोक माहेश्वरी जी, सुबीर, जो मेरे बड़े प्रिय कवियों में से है, जो कविता की समझ में रखता हूं उसमें बहुत फिट होते हैं। और इनकी एक कविता है डर, जो मुझे गतिशील बनाए रखती है। ठीक है। और प्रसन्न का क्या कहूं, प्रसन्न ने ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे जब पापा के सामने बैठ के उनको गुनगुनाते हुए और उनको अपनी रचनाओं से गुजरते हुए हम जिस तरह का माहौल बनता था, तकरीबन वैसा प्रसन्न बना। तो आप सबको प्रणाम, और प्रणाम आप सबको भोपाल के सारे प्रबुद्धजन, जिनको अमूमन मैं मंच पर देखने का आदी हूं, पर वो सामने बैठे हैं तो मुझे एहसास करा रहे हैं कि जबान का तालु से चिपकना एक मुहावरा भर नहीं है। पहली बार महसूस कर रहा हूं, बोला कई जगह हूं कहीं, पर इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच, साहित्यकारों के बीच नहीं बोला हूं, या उन लोगों के बीच नहीं बोला हूं जो पापा के अभिन्न मित्र रहे हैं, जो मेरे बहन के कंटेम्पररी रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, शशांक भाई, या वो लोग जैसे बादल जी हुए जिन्होंने पापा की पूरी खूबसूरत चलचित्र बनाया है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें दुष्यंत के कवि का व्यक्तित्व का इतना खूबसूरत उद्घाटन किया है कि मैं उसके बाद क्या बोलूं। और फिर ब्रजेश यहां पर हैं, छोटे भाई हैं, जो मुख्यमंत्री के तकरीबन मुंह में माइक डाल के ये पूछते हैं कि अभी आप दुष्यंत को अंदर कोट कर रहे थे और बाहर दुष्यंत के नाम का संग्रहालय टूट रहा है और आप उसको कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे लोग, चाचा जी के दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, चाचा जी के दोस्त को चाचा जी जानते हैं, साय में दूर जो है चाचा जी को समर्पित है, पापा के बहुत ही करीबी, बहुत ही क्या कहें कि बिल्कुल दिल का टुकड़ा थे चाचा जी हमारे, उनके छोटे भाई। उन्हीं के मित्रों में से डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी हैं और उनके कुछ मित्र वहां पीछे बैठे हुए हैं, वो सब लोग हैं, और एक से एक नामचीन कवि यहां मौजूद हैं। तो खैर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, ये मैंने पीछे इसलिए तैयार की कि होता ये कि जब लोग कहते हैं कि दुष्यंत जी का बेटा है और कमलेश्वर जी का दामाद है, तो कुछ लोग ये भ्रम हो जाता है कि शायद मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2-4 गजलें लिखी जरूर हैं, कभी कभार बादल जी जैसे लोग आ जाते हैं पूछने के लिए तो थोड़ी बहुत तैयारी करके बोल भी लेता हूँ, पर यूं मेरा साहित्य से कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मैं इतना भोला और मासूम भी नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि आप सब, जबकि विजय बहादुर सिंह जी मौजूद हैं, आप सब मुझे सुनने को आतुर हैं। मैं एक फिलर का काम कर रहा हूं, मुझे कोई बात नहीं, तो मैं जानता हूं वहां तक पहुंचेंगे, पर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे 2-4 मिनट दीजिएगा, धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि दुष्यंत जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलू पे मैं आलोक डाल सकूं। और इसलिए भी कि कल मैं 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूं यहाँ पर, सुन रहा हूं सारे वक्ताओं को कि कहीं से कुछ मुझे मिल जाए और कहीं से मैं कुछ ढंग की बात कर सकूं। मुसलसल मैं साहित्यिक कार्यक्रमों में इतना कभी यही जितना 3-4 दिन हिम्मत जुटा रहा हूं। तो ज्ञानोदा की एक बड़ी जबरदस्त बात लगी मुझे, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रचनाकार रचना को रचता उसी तरीके से रचना भी रचनाकार को रचती। तो मैं दुष्यंत जी की रचना हूं, तो मैंने भी दुष्यंत जी को किसी न किसी तरीके से रचा होगा, तो उनके निर्माण में भी थोड़ी बहुत भूमिका मेरी भी है, ये बात मानता हूं। इसलिए दुष्यंत जी को खिराजे अदीदत देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आप मुझे सिर्फ 2-4-5 मिनट सुने, इससे ज्यादा वक्त में नहीं। तो ये भूमिका स्पष्ट करने के बाद तो बताऊं कि मैंने
के सामने और आप सबके सामने मुझे बताइए तो उसके 3 कारण हैं प्रमुख। पहला कारण तो यह है कि आमोद ने मुझे फोन किया, अशोक जी के बेटे ने, और उसने कहा कि आपको दुष्यंत जी पे केंद्रित एक कार्यक्रम है और उसमें आपको बोलना है। तो मैंने कहा भाई मैं कोई साहित्यकार थोड़ी हूं, दुष्यंत जी पे मैं क्या बोल दूंगा। दुष्यंत जी को बुलवाना है तो उन पर अथॉरिटी है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब से बुलवाइए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो बोलेंगे पर साथ में आपको नहीं बोल रहे। तो मैं थोड़ा चौंका, ये डॉक्टर साहब का खेल मुझे लगा इसमें, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे जो है बहुत दिनों से साहित्य की तरफ धकेल रहे हैं और मुझे लगा कि इस बार धक्का इन्होंने कुछ ज्यादा ही जोर से दे दिया। क्या तब भी लगा कि भाई जब दुष्यंत जी गीतों की थोड़ी सी पूंजी के साथ इलाहाबाद में महाकवियों के अखाड़े में कूद सकते हैं और उसके बाद वो सूर्य का स्वागत किसी रचना दे सकते हैं और फिर वहां से उठ के भोपाल आएंगे और शायरों के अखाड़े में गजलें कहने लगेंगे और फिर गजलों को एक बिल्कुल अलग नई दशा दिशा दे देगी, वो अलग बात है। तो जब दुष्यंत कुमार इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं तो तुम आलोक की आगे, भले ही पूरी जिंदगी तुमने बैंक में बिताई है पर थोड़ा बहुत तो तुम बोल ही सकते हो। और हसरत क्या है, यदि बहुत अच्छा नहीं बोलोगे तो थोड़ी जगहसाई होगी और फिर तो ऋण तो उतर जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई जाके बोल। दूसरा मुझे ये भी लगा कि डॉक्टर विजय बहादुर सिंह बहुत ही मनमौजी और बहुत ही घुमंतू किस्म के इंसान, और यदि कहीं बाहर निकल रही है भोपाल के बाहर उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम है तो फिर दुष्यंत जी पे बोलेगा कौन? दुष्यंत जी पे बोलने वाले मुझे नहीं पता भोपाल में कितने, चूंकि उन्हें ईमानदारी से जिंदगी ने इतना वक्त नहीं दिया कि वो अपने चेहरे और पट्टे तैयार कर सके। हालांकि चतुर आदमी थे, जो आदमी मुख्यमंत्री को कुछ भी कह के निकल जाए, प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिख दे, राज्यपाल को साध सके, वो आदमी क्या अपने लिए कुछ 2-4 इस तरह के चेहरे झपाटे पट्टे तैयार नहीं कर सकता था, जो उनके बाद, उनके जाने के बाद कुछ नए नए प्रतिमान, कुछ नए नए मानक, कुछ नए नए यार्डस्टिक तय करके बता सके कि दुष्यंत या तो निराला के समकक्ष थे, यदि शेक्सपियर नहीं हो, निराला के समकक्ष थे, यदि गालिब नहीं हो, या किसी के समकक्ष नहीं थे तो उनके अलग ही कोई कक्ष बना देते, या कक्ष नहीं बनाते तो जबरदस्ती उन्हें पाठकों के बख्श कर रख देते, कुछ तो करते। पर जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि विजय बहादुर जी चले गए तो कौन बोलेगा, ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया कौन बोलेगा वो। तो मैंने कहा भाई कम से कम ये कि एहतियातन जो है तुम्हें कुछ 2-4 एक-2 पेज तैयार करके रखने चाहिए जहां पर तुम्हें बोलना चाहिए। तो दूसरा कारण ये था, और तीसरा कारण ये रहा कि आमोद जो है वो भाई बच्चे की तरह छोटे, अशोक जी से मेरे 30-35 साल पुराने संबंध। यदि आमोद कुछ मांगे पहली बार तो मुझे जो भी हो, मुझे उन्होंने कहा तो मुझे बोलना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात। अशोक जी होते तो शायद मैं एक बार इन्हें टाल जाता। अशोक जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं 30-35 साल पहले दिल्ली की ग्रेटर क्लास ब्रांच में ब्रांच मैनेजर हुआ करता था, और अशोक जी से इतनी आत्मीयता थी कि ये 30 किलोमीटर चल के मिलने भी आते थे, और संकोची इतने थे कि 2 मिनट के ढूंढते रहते थे कि अपना हेलमेट इधर रखूं इधर, इतने संकोची इंसान। तब से रिश्ते जब वाणी के मालिक थे, बाद में ये संपत्तियां तो बाद में आई और ये इतने बड़े अब प्रकाशक हो गए, पर ये जैसे तब इसलिए रखते थे वैसे आज भी इसलिए रखते थे, मैं एक बार बता। तो तीसरा कारण ये था, तो मैंने तय किया कि मुझे बोलना चाहिए। खैर फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकाशन संस्थान ने इमरजेंसी के दौर में, उस दमनकारी दौर में साय में धूप का प्रकाशन करने की जिम्मेदारी उठा, इतना बड़ा जोखम उठा, मुझे उनको पब्लिकली धन्यवाद देना चाहिए। तो यदि मुझे धन्यवाद देना है तो मुझे ये वक्तव्य देना ही पड़ेगा। मैं बहुत आभारी हूं कि वो दौर था
जिस दौर में बोलना भी था मना, सच बोलना तो दरकिनार, वो दौर था जब आपके बोलने पे पहरे थे, उठने बैठने चलने पे पहरे थे। सब लोग जानते जो इमरजेंसी के दौर से परिचित हैं, मैं देख रहा हूं काफी लोग हैं जो परिचित होंगे उस दौर से। तो ऐसे में वो गजलें जो कि आग उगल रही थी, सरकार के विरोध में बोल रही थी, ऐसी गजलों को संकलित करके लोगों तक ले जाने का जो जोखम है, वो कितना बड़ा जोखम रहा होगा आप सोचिए। तो इसलिए मैं आपके संस्थान का बहुत आभारी हूं, और मुझे लगा कि यहां पर मुझे कम से कम बोल रही थी, और उस जोखम का आप विश्वास जानिए। थोड़ा सा मैं यदि उस दौर को रिक्रिएट करना चाहूं तो उस हिस्से का जिक्र जरूर करना चाहूंगा मैं कि किताब छप के आ गई, उसका लोकार्पण होना था उज्जैन में, सुमन जी को उसका लोकार्पण था, और एन मौके पे वो कार्यक्रम निरस्त हो गया। हुआ ये कि उस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी सुमन जी के रिश्तेदार थे। अर्जुन सिंह को एक यहाँ सचिव थे जो संवेदनशील बनाने पे आमादा था, जिसका विस्तार से कल ज्ञान जी ने जो है जिक्र किया है। तो उन्होंने उनको बताया कि ये आदमी तो भाई सरकार विरोधी गजलें लिख रहा है, आप इसके अखबार की सुर्खियां बनेगी, ये होगा। तब तक लोगों को ज्यादा पता नहीं था। हुआ ये कि बाद में पापा की पुण्यतिथि का 75 में ये किताब आई, 79 में पुण्यतिथि में सुमन जी आए उज्जैन की बात, और वहां को बड़े भारी मन से सुमन जी ने ये कहा, ये गौतम भूषण जिसने ये हिम्मत की इस तरह की गजलें लिखी, और एक हम लोग हैं जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे उसका लोकार्पण कर सकें। सुमन जी के शब्द, उनका बड़पन देखिएगा, सुमन जी के शब्द। और ये चीज मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका संस्मरण है। एक कवि है शरद कोकाश जो कि उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें दुष्यंत जी की उन्होंने गजल गाई थी, तो शरद का संस्मरण है, उससे मुझे पता चला। शरद की कॉलेज में जैसे लीलाधर मंडलोई और ये लोग हमारे साथ थे कॉलेज में, सीनियर थे, शरद एक आसा जूनियर, तो उसने मुझे एक किस्सा बताया, मुझे पता चला, और ये चीज फिर आम लोगों की जानकारी में उसके संस्मरण से। दूसरा कारण ये था कि इतने जोखम उठा के इनके संस्थान ने उस किताब का प्रकाशन किया। और जो तीसरा और बड़ा कारण है वो ये है कि जो बाप बेटे के रिश्ते होते हैं उस पर प्रामाणिकता से मेरा जाओ और कौन बोलेगा। और उससे दुष्यंत जी की शख्सियत के कितने पहलू उजागर होंगे, ये तो घटनाएं बहुत सारी है, किससे इतना है वक्त नहीं है, इतना पहले ही लंबा हो गया वक्त मेरे ख्याल से। तो पर मैं इतना जरूर कहूंगा, एक तो घटना छोटी छोटी है जिसके माध्यम से पापा का व्यक्तित्व नुमाया होगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक पेरेंटिंग पे जो उनका बड़ा मौलिक टेक था, पेरेंटिंग के ऊपर एक पिता को कैसा होना चाहिए, ये दो छोटी छोटी घटनाएं, इजाजत की दो, हालांकि लंबा हो गया सुनिए, एक दो छोटी छोटी घटना। तो हुआ ये कि मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, और आप जानते हैं 6-7 साल हॉस्टल में रहने के बाद जब मैं भोपाल आया, भोपाल के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेरा दाखिला हुआ, तो वो मैंने सोचा कि यार हॉस्टल का खाना बहुत खा लिया, अब घर का खाना खाएंगे, तो मैं घर में रहना शुरू कर दिया। कॉलेज जाता था, रीजनल कॉलेज पहाड़ी पे था, पर हुआ ये कि मैंने देखा कि पापा के पास आने वालों का इतना रेलम पेला रहता था युगर की, तो मेरा काम जो है खेलने के अलावा ये कि पान लाओ, कोई सिगरेट लाओ, कोई चाय लाओ, ये करो। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने पापा से कहा पापा पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, मुझे हॉस्टल में रहना। ठीक है चले जाओ हॉस्टल, ठीक है, मैं भी जानता हूँ तो पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, लेकिन तुम ऐसे करकर चले जाओ पढ़ने के लिए। तो मैं रीजनल कॉलेज के हॉस्टल में रहने, रीजनल कॉलेज का हॉस्टल जो है वो बहुत ही प्रज्ञा बैठती है मुस्कुरा रही, क्योंकि आदरणीय भगवत राव जी हमारे वहां पर गुरु थे उस समय। वो बड़ी उर्वर भूमि थी प्रेम कविताओं के लिए, कोएड एजुकेशन थी, और हर आदमी को लगता था कि कविता तो करनी चाहिए, अब कविता फूटी फूटी निकलती, फूट के निकलती थी कविता वहां पर। और हमारे घर में तो कविताओं का जबरदस्त माहौल था, पार्टी होती रहती थी,
ये भी बात होती थी कि फला साहित्यकार की प्रेमिका हो, फला साहित्यकार की हो, और अंग्रेजी की नाम उस समय आई थी कि कितनी नावों में कितनी बार तो चर्चा ही होती थी। इसका नाम तो ये होना चाहिए कितनी बाहों में कितनी बार। तो ये चर्चा होती थी। आप सोचिए, मैं इसकी प्रश्न भी बता रहा हूं, मैं अपने बात के कर्म को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो हुआ ये कि मुझे लगा कि एक तो ये कि साहित्य अपनी बहुत है, दूसरा ये साहित्यकार को प्रेम करना आवश्यक है, उसके बिना साहित्यकार नहीं बन सकते। तो मैंने सोचा कि प्रेम का हमको फुटाना चाहिए। तो वो फूटने में वक्त लगा, पर अल्टीमेटली ये हुआ कि एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की थी, अंग्रेजी में कुछ कर रही थी। प्रभु उसे गलत नहीं हो गया कि हम भी प्रबोधन जी कृष्ण जी के बेटे हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने हमें घास डाल दी। अब ये कि घास क्या डाली, कॉलेज के अंदर जो हंगामा हो गया, इट बिकेम अ रोइंग अफेयर। रोइंग अफेयर क्या हुआ कि पापा तक खबर पहुंच गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पापा के कुछ मित्र भी वहां थे, खबर वहां पर पहुंच गई। पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। पापा सीधे गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे, वार्डन से मिले, वार्डन से कहा कि मैं फला बच्ची को अपने साथ ले जाऊं खाने में, और वो उसको अपनी कार में बैठा के डिनर पे घर पे ले आया। हमें बैठाया, पहले तो उसकी पसंद पे लानत भेजी उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने हमें बैठ के समझाया और कहा कि नहीं, तुम्हारी उम्र जो है पढ़ने पढ़ाने की है, इन सब चीजों में मौसमी चीजें हैं, ये सब नजला जुकाम, इन सब पे ध्यान रखो, पढ़ाई करो, बाद में यदि कभी तुम्हें लगता है कि ये गंभीर रिश्ता हो सकता है तो बाद में इसके बारे में सोचना, फिलहाल जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझसे कहा कि आप इनके सारे प्रेम पत्र लौटा दीजिए। वो इतने अच्छे अंग्रेजी में प्रेम पत्र लिखती थी, मैं बताऊंगा आपको। और मेरी यदि थोड़ी बहुत, यदि मैं आज अंग्रेजी जानता हूं और ठीक ठाक जानता हूं, तो उसमें उन पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और बहुत ही अच्छा लिखती थी पत्र। तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, पापा ने भी पत्र आप लिख दीजिए, मैंने पत्र लौटा दिया। खैर ये बात आई गई, हो गई, बात खत्म हो गई। हमने भी सोचा कि जो है प्रकरण तो ये जैसा कि हुआ खत्म हो, पर पापा ने डांटा नहीं। पापा ने दोनों को समझाया। वो भी जब लड़की वापस घर गई तो नाराज हो गई नहीं गई वापस, वो खुश हो गई। और इसका मैं एक बात में आपको उदाहरण दूंगा, कैसे पता चला मुझे कि उसी से लगा हुआ कुछ दिनों बाद हम लोगों की एक स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक हुई तो हम लोगों को लगा कि जिस प्रोफेसर को निकाला गया है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो हम सब लोग हड़ताल पे चले गए। मैं भी हड़ताल पे चला गया, सभी लोग हड़ताल पे, मंडलोई जी भी हड़ताल पे चले गए, वो तो लीला था नहीं, वो भी हड़ताल पे चले गए, हम सब हड़ताल पे चले गए। सारे सब लोगों को, पेरेंट्स को बुलाया गया, सबके पेरेंट्स आए। पेरेंट्स से प्रिंसिपल ने कहा कि आपका लड़का बिगड़ गया। पापा जब पहुंचे उन्होंने कहा आपका लड़का बिगड़ गया। तो पापा ने कहा कि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे तो ऐसा नहीं लगा, इसके पढ़ाई में ग्रेड्स भी अच्छे हैं, अभी पिछले दिनों ये एथलेटिक चैंपियन बना है आपके कॉलेज में, आपने सर्टिफिकेट भेजे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ये जो है अभी मैसूर हो गया है। पर यदि आप ये बात कर रहे हैं कि ये हड़ताल में पार्ट ले रहा है इसलिए बिगड़ गया, तो मैं आपसे थोड़ा सा असहमत उस बात को लेकर हूं कि मेरी उससे चर्चा हुई और वो कन्विंस्ड है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, और यदि वो कन्विंस है कि वो सही कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो अपने कन्विक्शन की कीमत चुका के सीखे कि कन्विक्शन की कीमत चुकाई जाती है। ये आपका अधिकार है कि आप उसको पनिश करना चाहते हैं तो आप पनिश करें, आप निकालें उसे कॉलेज। उनकी बात को प्रिंसिपल ने गंभीरता से ले लिया, निकाल दिया।
हॉस्टल सब निकाले गए, मंडलोई भी निकाले गए, और भी बहुत लोग निकाले गए, और हम सब पापा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर सबके सारी बातें सुन के वो गवर्नर के पास गए, और गवर्नर से उन्होंने ये बात की, और तब हम लोगों का जो है तकरीबन कॉलेज से निष्कासन बचा। ये पापा ने छोटी छोटी घटनाएं दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शरद जोशी जी का अपना टेप होगा जब वो कहते हैं कि दुष्यंत जो है वो सार्थकता और सफलता के डाइकोटमी को एस्टैब्लिश करते हैं, और वो कहते हैं कि दुष्यंत जो है वो खामोखा सफलता के पीछे भागता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बंद नहीं है, इसमें कोई डाइकोटमी नहीं। आप सफल भी हो सकते हैं, आप सार्थक भी हो सकते हैं। और दुष्यंत जी की सफलता इसमें निहित नहीं है कि उनकी साय में धूप की 1 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। उनकी सफलता इसमें भी नहीं है कि उनके नाम पे एक सड़क है, या उनके नाम पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया, उस सरकार ने जिसके खिलाफ वो मुसलसल लिखते रहे। उनकी सफलता इसमें नहीं। उनकी सफलता इसमें है कि जो एक कवि का कर्म है, उस कर्म का उन्होंने निर्वाह किया इमरजेंसी के दौर में, जब ज्यादातर लोग चुप थे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस समय ज्यादातर लोग चुप थे। और मुझे फिर सुबीर की तरफ जाना पड़ता है जब ये कहते हैं कि एक पूरी पीढ़ी के नपुंसक हो जाने की जो तकलीफ इनकी रचना में दिखाई देती है। हालांकि मुझे लगता है इमरजेंसी के समय ये 2, 4, 5 साल के रहे होंगे, पर उन्होंने इस चीज को महसूस किया, एक पूरी पीढ़ी का नपुंसक हो जाना। कि उस समय आप रिसर्च कीजिए, पता लगेगा कितने लोगों ने लिखा है इमरजेंसी के दौर में, और ये सारे के सारे लोग बाद में कला के जोखिम और अभिव्यक्ति की खतरे की बातें करते रहे बाद में। कितनी मजे की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुष्यंत जी की सफलता इसमें है कि जो एक कवि से उम्मीद की जाती है, उन्होंने उस कवि कर्म को निभाया। वो जैसा कहते थे कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, उन्होंने उनकी आवाज, वो उनकी आवाज बने, उन्होंने उनकी आवाज उठाई। और एक बड़ा काम ये किया कि उस गजल पे, जिसमें हिंदी के एक से एक बड़े प्रोधन है, चाहे वो भारतेंदु हो, इसे दंभोक्ति आप कह सकते हैं, कि जिस पर निराला ने, जिसे भारतेंदु से शुरू करके उन्होंने भी गजलें लिखी, निराला ने भी लिखी, शमशेर ने भी लिखी, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ के तो जैसा आपने रचनावली में लिखा है कि दुष्यंत जी को चस्का ही गजलों का तब लिखा 25-30 साल पहले। सबने वो गजल को हिंदी में मुख्य धारा में नहीं ला सकते, और ये मुख्य धारा की बनी है गजल। और उसके बाद कई लोगों ने गजलें लिखनी शुरू की हैं। कुछ लोग कहते हैं दुष्यंत गजलें कि तुम बिगाड़ के चले, ऐसा कहते हैं। तो ये मुझे लगता है ये उनकी बोलता है। तो ऐसा नहीं कि सफलता और सार्थकता में डाइकोटमी हो। मुझे लगता है मेरे पिता जैसे थे बहुत। बहुत धन्यवाद आलोक जी। और मैं आपको बोलते हुए देख रहा था और महसूस कर रहा था कि वो जो एक गर्व होता है, और मैं समझ रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ कल्पनाएं चल रही थी कि 50 साल बाद, 60 साल बाद हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बच्चों को शायद यहाँ खड़े होने का मौका मिलेगा, और तब वो बोल रहे होंगे, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषण में दुष्यंत के बेटे होने का गर्व, और वो उसे दम्भ नहीं कहते, उसे गर्व कहते हैं, वो प्राउड को देखता था। आप जब बोल रहे थे तो वो समझ में आ रहा था। निश्चित रूप से बहुत ही आपको बोलते रहना चाहिए, जो आप कह रहे थे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। और वो जो मैंने आपकी कविता से जो उठाया है, जो कविता के बारे में, वो एक्चुअल में आप बोले, आपने यूट्यूब पर बोला हुआ है, वो पूरा भाषण है आपका लंबा है। जी। तो आप बोलने से या तो ये बादल जी की कृपा होगी जी, या एक तो हिंदी गाने वाले उनकी कृपा होगी। मैंने 2-3 इंटरव्यू जी। और जो आपने कहा कि गजल को बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो कबीर ने भी गजलें कही हैं, गजल के पैटर्न पर कुछ कहा है, तो वहां से वो परंपरा चली आई। लेकिन ये बात सच है कि हिंदी गजल आज जहां है वो केवल दुष्यंत कुमार के कारण है। और भोपाल
शहर, हम सबके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं सीहोर से आता हूँ, तो सीहोर और भोपाल में देखिए आप तो हमें खींच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं अपने अंदर मिला के, शायद हम भी सीहोर और भोपाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन भोपाल पर गर्व करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ दुष्यंत कुमार है और हम दुष्यंत कुमार के शहर में रहते हैं, शायद ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरा सत्र इसके तुरंत बाद है, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी कहीं मैं उनका परिचय पढ़ देता हूँ उनकी उपस्थिति में, क्योंकि उनका परिचय बहुत लंबा है और जितना काम उन्होंने किया है। मैं पिछले दिनों उनके घर गया था, मेरी बेटियों को ले गया मैं उनके घर के बाहर से निकल रहा था, उनका फोन आया तो मैं चला गया। तो मेरी बेटी ने जब वो उनकी किताबें जमी हुई देखी तो वो कुछ देर तक तो देखती रही। उसके बाद उसने मुझे धीरे से करके कहा कि ये नहीं लिखी है सर। मैंने सारी किताबें भी, मतलब इतनी मोटी किताबें हैं और रचनावलियां हैं ढेर सारी, उनकी पूरी शेल्फ उनकी लिखी हुई किताबों से भरी हुई। तो उस दिन से मेरी बेटी ने मुझे लेखक मानना बंद ही कर दिया। उसने जब देखा कि एक्चुअल में लेखक ये होता है जिसकी अपनी लिखी हुई पूरी एक शेल्फ भरी हुई है, और मेरी टेबल पर 4 किताबें रखी हुई हैं, और उसने कहा कि आपने तो 4 किताबें लिखी है, लेकिन ये अंकल ने तो पूरी शेल्फ में किताबें भरी हुई है। तो मैं आप ही के बारे में बता रहा था कि मेरी बेटी ने आपके शेल्फ में सजी हुई किताबें देखकर मुझे लेखक मानने से ही मन इनकार कर रहा कि लेखक वो होते हैं जिनकी अपनी किताबें अपनी लिखी हुई जमी होती है। बहुत सारी किताबें हैं, छायावाद कवि, नागार्जुन का रचना संसार, कविता और संवेदना, उपन्यास समय और संवेदना, मुक्ति संघर्ष और साहित्यकार की भूमिका, कविता की स्वदेशी तेजस्विता और भवानी प्रसाद मिश्र, लोकप्रिय कविता की कसौटियां, महादेवी के काव्य का नेपथ्य, आचार्य नंदन दुलारे वाजपेयी, और अनभिजात का सौंदर्य, अंधेरे में मशाल, नागार्जुन रचना संचयन, दुष्यंत कुमार साहित्य अकादमी से मोनोग्राफ, और दुष्यंत कुमार पर आपकी रचनावली जो है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा लोकप्रिय कवि भवानी प्रसाद मिश्र, ये कोहरे मेरे हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और कविताएं जिनका मैं बहुत प्रशंसक हूँ। मौसम की चिट्ठी, पृथ्वी का प्रेम गीत, पतझड़ की बांसुरी, शब्द जिन्हें भूल गई भाषा, भीड़ बेट का, तुम जो सचमुच भारत भाग मिलाता हो, और एक छोटी सी किताब मुझे भी उनकी छापने का अवसर मिला जिसमें उनकी गजलें हैं, आपके लायक लिखे। और कुछ वो गजलें पढ़ते हुए मुझे दुष्यंत कुमार याद आते रहे। खूब हरियालियों का मंजर है, धूप नीचे है, छांव ऊपर है, सर बचाते हुए चले गुलशन, फूल के हाथ में भी पत्थर है। ऐसी बहुत सारी गजलें साय में धूप में हैं। 2-3 दिन आपके लायक 2-3 दिन पहले दूरदर्शन पर मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो मुझसे धीरे से कैमरा शुरू होने से पहले नीलेश जी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाएंगे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत टेंस दिख रहा है। मैंने कहा आपके साथ बिठा दिया है, और क्या होना चाहिए। वही आज आलोच जी कह रहे थे कि मेरी भी परिस्थिति है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनको सुनते रहे। कॉलेज में सबसे पीछे की बेंचों पर बैठकर जब पढ़ते थे, वो सीहोर कॉलेज में भाषण देने आते थे, तो हम सबसे पीछे की बेंचों पर सुनते थे। फिर उन्होंने किसी लायक बना दिया तो हम आगे की बेंचों पर सुनने लगे। फिर आज उन्होंने इतना लायक बना दिया कि उनके साथ बैठे। बहुत धन्यवाद उनका, और बहुत चाहता कि आप सब जोरदार तालियों से आलोक ने इतनी महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो थोड़े में कहा है वो थोड़े में बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इतना इमोशनल भी हो जाएंगे और करेंगे, लेकिन उस इमोशनल करने में और होने में उन्होंने इतनी गहरी बातें कर दी हैं कि इस वक्त हम लोगों को अपने मनुष्य होने को लेकर सोचना पड़ेगा कि अगर दुष्यंत ऐसे थे तो क्या हम उनके अगल बगल उनके पाठक उनके स्नेह पात्र होने के योग्य हैं या नहीं। अशोक माहेश्वरी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, मुझे याद नहीं, लेकिन विदिशा में तो वो मेरे यहाँ
आते थे, शायद एक बार आए हों या 2 बार आए हों, 2 बार आए हों, जब ये वाणी प्रकाशन शुरू कर रहे थे। और मेरे लिए नहीं आते थे, मेरा घर जो है, मैंने लिखा है कि साहित्यिक आवारा मवेशियों का अड्डा। वहां आने के लिए कोई पूछता नहीं कि हम आ जाए क्या। और उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो नागार्जुन का, जो 27 साल तक मेरे यहाँ 2-2 महीना, 3 महीना, 1 महीना रहेंगे। सविता और निलेश ये सब उनकी सेवा में लगी हुई थी। वाणिक साहब मिश्र मेरे पहले दीक्षा में कभी नहीं आए, फिर 4-4, 6-6 रोज आके रहते थे। और 2-3 लोग और थे बुरी तरह बदनाम, आवारा, अराजक, शरद श्रीराम सिंह और वेणुगोपाल। वेणुगोपाल का एक छोटा किस्सा सुना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने बाल्टी में कपड़े गला दिए, तो मैंने कहा यार कपड़े धो लो। सुबह बुलाया था, शाम को मैंने कहा धो लो, तो उन्होंने कहा मूड नहीं है। खैर मेरी बाल्टी फंसी हुई, ज्यादा बर्तन थे नहीं। तो फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि यार तुम कपड़े तो धो लो, तो कहने लगे कि जब मूड आएगा तो धो लेंगे। तो तीसरे दिन मैंने उनके कपड़े धोने शुरू किए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि इन सब लोगों को तुम रखे हुए हो, खिलाते भी हो, चाय भी पिलाते हो, और अब यही बच्चा था कपड़ा धोना। इस तरह से मैं बना। आलोक के बारे में क्या कहूँ, आलोक तो खैर नागार्जुन क्या कहते थे, ताला लगा तो चलेगा, 2 घंटे मुझे अकेले रहना। तो मैंने कहा मैं कहाँ करूँ, घूम आओ कहीं, कॉलेज से आते यहीं बैठ जाते हैं। और शरद श्रीराम सिंह से मैंने कहा कि यार अब तुम अलग रहो। तो उन्होंने कहा कि तुम मैंने अपने लिए मकान देख लो। मैंने शरद श्रीराम सिंह ने मुझसे कहा कि तुम अपने लिए मकान देख लो। तो मैंने कहा किराया मैं देता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कौन देगा, उनकी बात भी जायज थी, मुझे कौन देगा, तुम तो प्रोफेसर हो, 10 जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं बताऊँ। तो दुष्यंत जी से तो खैर ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो मुझे काफी स्नेह देते थे, क्योंकि शरद जोशी ने आके प्रभाकर श्रोत्री से कहा कि वो दिशा में एक नौजवान है, वो कविता उसे लिखता है, तो उसका कविता पाठ करा दो प्रभाकर श्रोत्री से। तो मैंने सोचा चलो शरद जोशी की अध्यक्षता करेंगे। तो पता लगा यहाँ आए तो शरद जोशी का और प्रभाकर श्रोत्री का कुछ छन गया सा मामला, तो आई नहीं। तो मैं भी थोड़ा निराश हुआ, विदिशा से है तो पढ़ने के लिए। तो बाद में पता लगा कि दुष्यंत जी मेरे कविता पाठ की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं एकदम डर गया। और मेरे साथ कुलदीप बनर्जी थे, वो नए IAS होकर आए थे, बाद में वो शिक्षा सचिव बने, आप लोग जानते हैं। मैंने जो कविताएं पढ़ी तो उसमें दुष्यंत जी ने मेरी काफी पीठ सपाई, और वही मेरा उनका पहला परिचय था। उसके पहले मैंने उनको पढ़ता रहता था, मतलब नए लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। और बाकायदा उन्होंने सतर्क माने तर्क सहित मेरे बारे में कहा, और सुदीप बनर्जी के बारे में भी कहा। उसके बाद जो गजलें लिखने लगे तो मुझसे वाणी साहब मिश्र जी और नागार्जुन जी ने मुझे कहना शुरू किया कि यार उसको बोलो, इतना अच्छा कवि है, वो काहे को गजलें लिख रहा है, गजल बहुत कठिन चीज है, और वो उर्दू वालों के लिए रहने दो। तो
तो मैंने उनसे कहा भवानी साहब जी से, और भवानी साहब जी ने खूब गजलें लिखी हैं, उनकी रचनावली में है, वो लिख करके फेल हो चुके थे। तो हमने कहा कि आप उनसे सीनियर हैं, कहना आपको चाहिए, आप मेरे मार्फत क्यों करेंगे? अरे यार तुम ही लिख दोगे तो क्या हर्ज है? तो मैंने फिर दुष्यंत जी को एक लंबी चिट्ठी लिखी, उनकी गजलों की प्रशंसा, और उससे उनका स्नेह मुझे और ज्यादा मिला। और उनका पत्र भी आया, लेकिन वो पत्र सब गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि मित्रों ने पढ़ने के क्रम में उन चिट्ठियों को भी नजर किया। दो मुश्किल से मेरे पास 2 चिट्ठियां उनकी हैं जो मैंने रचनावली में डाला है, और मेरी भी एक चिट्ठी है जो उनके नाम थी, बाई चांस उसी उन्हीं चिट्ठियों में थी, तो मैंने ले लिया, तो मेरे पास। तो इस तरह से था मामला। ये जिनका जिक्र किया इन्होंने, आपने देखा होगा कि साए में धूप मुन्नू जी को समर्पित, मुन्नू जी को, इनके चाचा घर में मुन्नू जी कहे जाते थे। और मेरी दोस्ती उनसे दुष्यंत जी से नहीं थी, दोस्ती तो इनके चाचा से थी, और इनके चाचा ही मुझे भोपाल भी लाए। तो वो भी कमाल के ही आदमी थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कह रखा था कि देखो तुम मुझसे कभी साहित्य की बात नहीं करोगे। मैंने वो हमीदिया कॉलेज में साहित्य के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, और कहते थे कि तुम लोगों से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, हमारा भाई चला गया है, बाकी सब बातें करना की बात नहीं करना। ऐसे थे उनके चाचा। तो ये सब खैर बातें हैं। ये तो मैंने मेरे पास भी कुछ संस्मरण सुनाए हैं, मेरे पास भी है, लेकिन एक और सुना देता हूँ जो काम लायक है। ये भाषा परिषद में जब थे तो इसलिए मैं दीक्षा से आया, तो मैं चला जाता था मिलने उनसे। तो मैं मिला गए टेबल पर, तो मुझे देख के उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा दीक्षा से आया था, एक काम था, फिर मैंने चल समय है आपसे मिलूं। अच्छा चलो चलो बाहर चलो। बाहर एक गेट पर है अपने ऑफिस के, तो उन्होंने अपने चपरासी से कहा अरे माचिस तो निकालो। अच्छा साहब, उसने जेब से माचिस निकाली। फिर उन्होंने कहा अरे बीड़ी, बगैर माचिस के क्या करेंगे, बीड़ी दो। अच्छा साहब बीड़ी भी। तो उन्होंने जलाया माचिस, उसको वापस की, तो कहने लगे जाओ 3 कट लाओ। तो मैंने कहा भाई साहब आप बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या? तो कहने लगे अरे यार वो फखरुद्दीन है ना अपना राष्ट्रपति, वो वहां गया था लंदन। तो बीबीसी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, बीबीसी वालों ने पूछ लिया कि आपके यहाँ एक गजल कोई लिख रहा है? और लिख रहा है कि इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान, उसकी इंक्वायरी हो। तो मैंने कहा कि तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा साले मुझे बेवकूफ ही समझते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैंने जो जयप्रकाश नारायण के लिए थोड़े लिखा, मैंने तो कह दिया कि विनोद करके लिखा। एक कंडीशन की बात कर रहे थे ना, वो उनके कविता है ईश्वर के नाम सुनी, ईश्वर को सुनी। अब इस उम्र में ये सब भी होता है। तो जब उन्होंने उसको कल्पना में छपने को भेजा, वो प्रवीण चंद्र भंजदेव की हत्या पर वो कविता थी, इन्होंने लिखा और भेज दिया। वो चिट्ठी है, बद्री विशाल पित्ती जो कल्पना के संपादक थे, तो उन्होंने इनको लिखा कि आप जो है शासकीय सेवा में, भाषा विभाग में सहायक संचालक थे वो, तो
वो उन्होंने मतलब लिखा कि ये कविता अगर मैं छाप दूंगा, मुझे छापने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप पर खतरा मत रहेगा। जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने लिखा कि नहीं, आप तो छाप दीजिए। कविता छप गई और विधानसभा में हंगामा हुआ। अंत में पेशी हुई, डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री आ गए, बंगले पर बुलावा हो गया, क्योंकि शासकीय कर्मचारी थे। सामान्य होते तो बात थी, अलग बात थी, शासकीय कर्मचारी थे। तो डीपी मिश्र जैसे थे उन्होंने कविता ही करवाई। तो आपने एक कविता लिखी, पंडित जी जहां नहीं गया, आप भी तो कभी ठीक है, आगे से सावधान रहिए जय। सरकारें भी तब ऐसी हुआ करती थी। असल बात तो ये है, क्योंकि सरकारें जब ऐसी होती हैं तो जनता को फिर न्याय अन्याय में फर्क करना आसान बना रहता है। अन्यथा न्याय अन्याय का भेद मिट जाया करता है। दुष्यंत के बारे में मेरे पास तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं कुछ खास बातें कहूंगा, और खास इसलिए कि उतनी बातें आज मुझे कहनी है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता लिखना अब आज के जमाने में कोई बहुत कठिन काम नहीं रह गया। मैं फिर से इस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि कविता लिखना आज के जमाने में कोई कठिन काम नहीं रह गया है, और इसलिए नहीं रह गया है कि अब उसका कोई अनुशासन नहीं है। आप गद्य को तोड़ ताड़ दीजिए तो आप कविता लिख सकते हैं। ये अलग बात है कि कविता फिर भी नहीं होगी, ये अलग बात है। लेकिन आदमी समझ जाएगा कि हाँ, इन्होंने गद्य को चौपट कर दिया है, तो शायद ये कवि है ही। लेकिन सबसे कठिन काम है कवि होना। कविता लिखना बहुत आसान हो गया है, लेकिन कवि होना बहुत कठिन हो गया है। पहले भी कठिन था। मैं एक किस्सा सुना दूं आपको रहीम पर, कि अकबर के लिए उनके नौरत्नों में तो थे ही, बहुत लाडले थे अकबर के, क्योंकि उनको बेटी की तरह पाया था। और जहांगीर के टीचर थे रहीम। मैंने आप लोगों को शायद न पता हो, जहांगीर की शिक्षा दीक्षा रहीम की उस्तादी में हुई थी। तो जब जहांगीर अपने भाइयों को इधर उधर करके मार मूर के गद्दी पर बैठा, तो एक दिन रहीम के मुंह से एक दोहा फूट पड़ा। वो फूट पड़ा ये कि सूरज भी सूरज कैसा, कि सारे तारे सब छिप जाते हैं। इससे बेहतर तो चांद है जो आसमान में फूटता है, प्रकाश में प्रकाशित करता है, तो कम से कम 4 तारे भी अपनी उपस्थिति जता देते। तो जहांगीर ने पूछा, क्योंकि वो इनका चेला था, तो उसने कहा कि आपने किसके लिए लिखा? इन्होंने कहा कि मेरे अनुभव में आया इसलिए मैंने लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आप क्या हैं, किस पद पर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पता है, मैं आपका दरबारी हूं, सारे अधिकार सब आपने दिए हैं मुझे, लेकिन मेरा कवि तो आपका दरबारी नहीं है। ये रहीम ने कहा, और उसके बाद रहीम की सारी पत्नियां छीन ली गई, उनका खाना पद छीन लिया गया।
जो समाज हमेशा लिखता है सत्य के जयते, उसी को सबसे ज्यादा परेशानी सत्य से जब होने लगे तो समाज पर भी शक हो जाता है, सत्ता पर भी शक हो जाता है, मनुष्यता पर भी शक हो जाता है। और इसलिए दुष्यंत जैसे कवियों का होना बहुत जरूरी है, जो खतरा उठाने के लिए तैयार है। ये खतरा उन्होंने केवल इस तरह की कविताएं लिखकर नहीं की। जिस आदमी को उर्दू का ज्ञान नहीं, गजल के मीटर की ठीक तमीज नहीं, उसको क्या जरूरत थी गजल में जाने की। मैंने ताज साहब से, ताज भोपाली, उनसे पूछा, आखिरी मुलाकात थी मेरी, दिशा गए थे वहां, हमने एक प्रोग्राम कराया था, अपनी बेटी का पायजामा और अपना कुर्ता पहन के गए थे। तो स्टेशन पर मैं उनको छोड़ने आ रहा था, तो मैंने कहा था, साहब ये दुष्यंत जो गजलें लिखी उन्होंने, आपको कैसी लगी? तो चल रहे थे ऐसे खड़े हुए, अरे डॉक्टर गजब कर गया, अरे डॉक्टर ऐसे बोलते थे, अरे डॉक्टर गजब कर गया। मैंने कहा साहब गजब कैसे कर गए, उनको तो ग्रामर तक पता नहीं। कहने इसीलिए तो गजल कर गया, गजब कर गया। जब आप ग्रामर के चक्कर में पड़ जाते हैं तो दूसरा गजब करने लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि दुष्यंत गजलें ग्रामर के लिहाज से खराब, लेकिन कविता पहले कविता तो हो, ग्रामर देख लिया जाएगा बाद में। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब आप आलोचक लोग क्या करते हैं, हम पहले ग्रामर नहीं देखते, हम पहले कविता देखते हैं। कविता है तो हम इसका ग्रामर बना लेंगे, और जो ग्रामर देख कर कविता लिखता है वो ग्रामेरियन तो हो सकता है, कभी होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ग्रामर क्या होता है? निराला जी ने कई प्रकार के ग्रामर रखे। तो मेरे मित्र जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, शलभ श्रीराम सिंह, वो शमशेर जी से मेरे घर पर ही कहने लगे कि आपकी बहस ठीक नहीं। कैब भोपाली से उन्होंने बहस की, तो कैब भोपाली ने, वो दोनों पी रहे थे फर्श पर बैठ के, तो शराब तो शाम को शुरू हो जाती थी। तो मैं अपने काम से लगा हुआ था, दोनों पी रहे, तो कैब भोपाली साहब ने गुस्से में कहा कि तू साला मुझसे ज्यादा उर्दू जानता है जो मुझे सिखा रहा। शलभ श्रीराम तो क्या कहते हैं, अरे चाचा जान, उर्दू किसी की बपौती है क्या? मैंने थोड़े कहा, अरे साले मैंने कुरान का ट्रांसलेशन किया है। हाँ तो मैं कहाँ कहता हूँ कि आपने नहीं किया होगा, लेकिन ये बात आपकी गलत है। तो मेरा कहना यह है कि वो ग्रामर का सवाल नहीं है। तो वो शलभ श्रीराम सिंह ने एक मिसरा मुझे सुनाया, उनकी गजलों की जो किताबें उनके छाप रहे हैं, वो अपने ढंग से अलग है। तो उन्होंने कहा, बेकरारी बजुज करार तो है, ये शलभ की गजल का मिसरा। तो मैंने कहा कि इसके बाद तो इंतजार आएगा। तो उन्होंने कहा, यही तो मैं तुमसे देखना चाहता था कि मास्टर होके तुम इससे ज्यादा क्या भी कर सकते हो। इससे मैं क्या तो सभी कह देंगे कि इंतजार, और वही कहा गया तो फिर शलभ श्रीराम से कहता दुनिया। तो मैंने कहा तो क्या करो, कहने नहीं इसको भी लाऊंगा, लेकिन इसके साथ तो नहीं लाऊंगा। मैंने कहा तो बताओ कैसे लाओ। तेरे आने का
बेकरारी बजुस करार तो है, तेरे आने का एतबार तो है। कहने लगे अब देखो इंतजार कैसा लाता हूं, तो मैंने कहा बताओ। तो कहने लगे बेकरारी बजुस करार तो है, तेरे आने का एतबार तो है, ना उम्मीदी की हद से कुछ आगे, ना उम्मीदी की हद से खुद आगे, तेरे आने का इंतजार तो है। तो मैंने ये देखा कि कभी कभी क्या होता है कि कभी को कहां से समझना चाहिए। जैसे राजशेखर नाम के बहुत बड़े आचार्य संस्कृत में हैं, यहाँ तमाम विद्वान लोग बैठे हैं तो जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि महान कविता कौन सी होती है, तो उन्होंने कहा महान कविता वो होती है जो चरवाहे के होठों तक पहुंच जाए। तो कबीरदास पहुंचे, तुलसीदास पहुंचे, ठीक है ना, ये लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और क्या किसी में दम है कि कोई कह दे कि नहीं ये लोग महान नहीं है? कोई कह के तो देखे। तो उस स्थिति में मैंने कहा कि दुष्यंत तो है इस परंपरा में, वह आलोचकों के लिए नहीं लिखते थे, वह विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए नहीं लिखते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय का अध्यापक बेचारा पाठ्यक्रम ही जिसके लिए सबसे महान ज्ञान है, वो कैसे समझेगा कि कविता की यात्रा कैसे चलती। वो तो जिस कक्षा में रहता है उस कक्षा को ज्यादातर शमशान में परिवर्तित कर देता है, वो जिंदा ही नहीं रहती। अध्यापक का सबसे बड़ा योगदान आजकल यही माना जाता है कि वो बहुत क्रूर चरवाहा है कि नहीं, इसलिए वो मनुष्यता के सत्य को पसंद नहीं करता, सवाल पसंद नहीं करता। तो अध्यापक ऐसा, क्योंकि उसको 24 घंटे लगता है कि मैं उखड़ न जाऊं इतने सारी हरियालियों के बीच में। तो उस स्थिति में वो अध्यापक कैसे रह सकता है? तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों पर विचार करते हुए जब हम दुष्यंत जैसे कदमों पर विचार करते हैं, जो इन्होंने पंक्ति कही कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। ये सल्तनत के नाम बयान है। सल्तनतें तो हमेशा रही रहती रही, वो इतिहास में चली जाती, लेकिन कभी बेचारा नहीं होता, क्योंकि इतिहास की हिम्मत नहीं है कि वो अपने पन्नों पर उसे रख सके। वो इतिहास के ऊपर है, जैसे संस्कृतियां राजनीति से ऊपर। इसलिए वो संस्कृति नहीं है जो राजनीति के तलवे के नीचे है या उसके कंधे के नीचे है। संस्कृति तो वो है जो राजनीति को निरंतर उसको चेहरा दिखाती रहती है, वो संस्कृति। कविता जो है वो इसी संस्कृति की भाषा है, और दुष्यंत उस तरह की कवि थे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, और केवल गजल नहीं लिखी उन्होंने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं वो समझते हैं दुष्यंत ने शायद गजल ही लिखी। गजल तो उन्होंने बाद में लिखी, और मेरे मन में सवेरे से सवाल था, आलोक तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, कि दुष्यंत आज होते तो क्या लिख रहे होते, आप भी सोचिए। वो लिख रहे होते या अंदर होते,
कम थोड़ा बहुत उनको शायद कविता की समझ रही हो या आदमियत की समझ रही हो, जैसे भी समझ रही हो। और मजेदार बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि उस सरकार में सारे जो लेखक थे चाटुकारी ही थे, तो भैया राग दरबारी कैसे लिखा गया? आप जरा सोचिए, जहां एप्लीकेशन ही नहीं पहुंच रही है पूरा उपन्यास खत्म हो रहा, और वो सरकार में अफसर है राग दरबारी का लेकर। हरिशंकर परसाई क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? शरद जोशी क्या कर रहे थे? रविन्द्रनाथ त्यागी क्या कर रहे थे? ये सारे लोग कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, और उस सरकार में जिंदा थे। तो मेरा ये कहना है कि वो कवि की जो परंपरा है, तुलसीदास, आप जरा याद कीजिए तुलसीदास ने क्या कह दिया? तुलसी अब का होंगे नर के मन सबका। अरे भैया वो नर नहीं है, वो बादशाह है, नर नहीं है। और तुलसी क्या करें? बादशाह है तो क्या हुआ है, मामूली सा नर मेरे लिए। अकबर जहांगीर यही तो दो लोग थे। तो अकबर तो खैर बड़ा आदमी था, जहांगीर उतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन था तो। तीसरी बात जो, अरे घड़ी मत देखिए आप, बोलिए आप। बड़ा भारी भ्रम है कि साहब ये बड़े बौद्धिक कविता लिखते हैं। अरे जब बौद्धिक ही होना है तो कविता लिखने की जरूरत। बौद्धिक को भी, फिलॉसफी को भी, कल मैं किसी से कह रहा था, शायद विलेज से कह रहा था, कि फिलॉसफी को भी जब जरूरत होती है कि लोग हमको समझें तो कविता के पास आती है। तो फिर अब कविता भी जब फिलॉसफी से ऊपर चली जाए तो फिर किस समाज के लिए लिखी जा रही है, किन लोगों के लिए लिखी जा रही है? दुष्यंत ने भी भूमिका में लिखा कि मैं पाठकों के लिए लिखता हूं। अब ढेर सारे लोग जो हैं अपने मित्रों के लिए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए, आलोचकों के लिए लिखते हैं, या फिर जाने किसके लिए लिखते हैं। तो ऐसी कविता का भविष्य क्या है? उस कविता का क्या भविष्य है, ये भविष्य ही बताएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, तुलसीदास से ज्यादा संस्कृत उस जमाने में किसको आती थी? गालिब से ज्यादा फारसी किसको आती थी? और गालिब कैसे आदमी थे? उनसे पूछा गया कि आपके बाद फारसी किसको आती है? तो गालिब ने मालूम है किसका नाम लिया? तो कहा मुझे आती है, मीर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा या तो खुसरो को आती है, बीच में शब्द है, माने मुझे आती थी या खुसरो को आती थी। वो 13वीं शताब्दी में, और ये 57 में रहे, 1857 में थे, तो 1857 में गालिब थे, तो 19वीं शताब्दी में, बीच का साफ साफ। और फिर क्या कह रहे हैं कि मैं रेखते का उस्ताद हूं, मैं रेखते का हूं। अब जरा आप इसमें सोचिए कि तुलसीदास और गालिब दोनों संस्कृत और रेखते फारसी के उस्ताद होने के बाद ये रेखता में और अवधि में क्यों आ रहे हैं? रहीम जो है संस्कृत में लिखते थे, रहीम फारसी में लिखते थे, संस्कृत फारसी मिला के लिखते थे, अवधि में लिखते थे और ब्रजी में, 4 भाषाओं में लिखते थे और 8-9 भाषाएं जानते थे। माने उनको लैटिन भी आती थी, पोर्चुगीज भी आती। रहीम इतना बड़ा आदमी था, और अकबर के पूरे साम्राज्य विस्तार में जिस सेनापति का सबसे बड़ा योगदान है वो रहीम है। माने राणा प्रताप से भी युद्ध लड़ने गए थे,
तो मेरा ये कहना है कि कितना बड़ा सेनापति था और लाखों का पुरस्कार, माने 2-4 रुपए नहीं। वो रहीम जो है ब्रजी में लिख रहा, अवधि में लिख रहा। अब हम ऐसा लिखेंगे तो कोई समझेंगे। इसका मतलब आप काफी कहां से लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा कवि होता है जिसका चित्त लोक चित्त हो। बड़ा कवि वही होता है जिसका चित्त लोक चित्त नहीं है, केवल कवि चित्त है। वो फिर कुछ नहीं कर सकता। वो अपने लिए लिखता होगा या आलोचकों के लिए लिखता होगा या किन्हीं पुरस्कारों के लिए लिखता होगा, और ऐसा लिखता होगा जिससे किसी सरकार को न खतरा हो न किसी समाज को कोई फायदा हो। तो उस स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आपके कवि होने का भी कोई मैंने प्रमाण तो दो। मैं आपको मुनीर नियाजी नाम के जो शायर हैं उनके 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। नहीं, बेचैन बहुत रहना, मुनीर नियाजी। बेचैन बहुत रहना, घबराए हुए फिरना। नहीं, गलत सुना रहा हूं। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए फिरना। कवि के लक्षण तो देख लीजिए। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए फिरना। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए। कवि का लक्षण ये, उसमें बेचैनी है कि नहीं, बेकरारी है कि नहीं। अगर ये सब नहीं है और हर निजाम में वह पहले भी जैसा था अब भी वैसा है, क्या तो निजाम में गड़बड़ी है या कभी भी गड़बड़ी। मेरे लिए यही संज्ञान है। तो बातें तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि चतुर्वेदी का प्रोग्राम है और मुझे भी मालूम है कि चतुर्वेदी मेरी बातों से 0% भी सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी उनकी बहस इन सब बातों में होती है। लेकिन मुझे कहना यह है कि असहमत होने का हक उन्हें भी है और मुझे भी है, रहने का हक भी उनका है और मेरा भी। इसलिए मैं सोचता हूं कि दुष्यंत को याद करने के लिए सिर्फ अपने ज़मीर को याद करना जरूरी है। वो इसलिए नहीं लिखते थे कि सत्ताएं बची रहें और इंसानियत खत्म हो जाए। वो इसलिए लिखते थे कि इंसानियत बची रहे, सत्ताएं खत्म होनी है तो फिर बनेगी, फिर मिटेगी, जरूरत होगी तो बन जाएगी। क्योंकि सत्ताओं का बनना न बनना, मिटना न मिटना सब समाज पर निर्भर है। सत्ताएं समाज से ऊपर नहीं है और कोई भी समाज इंसानियत से ऊपर नहीं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और निश्चित रूप से समय हम लोगों को लगता रहा कि और होगा, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और हम इस पहले सत्र का समापन करते हैं और इस सत्र से लगा हुआ है कि हम दूसरा सत्र तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो पहले सत्र के हम सभी वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा पहला सत्र रहा है। डॉक्टर विजय भार्गव निश्चित रूप से कुछ नई बातें जानने को मिली, कुछ नई बातें सीखने को मिली और मुझे आज ही पता चला कि दुष्यंत कुमार जी की जो रचनावली है उसकी भूमिका 107 पेज की लिखी है। इन दिनों हम लोग इतने में तो उपन्यास लिखते हैं